लिसन माई वॉइस। ये आवाज आप लोग सुन रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है। गुड। आप ये बताएं कि हमने लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक पढ़ा था? Students, which topic was discussed in the class last time? कौन सा टॉपिक पिछले क्लास में जेर बहस आया था? Anyone remember it? आप लोग ये बताएं कि मेरी आवाज कौन कौन सुन रहे हैं? रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं आप में से किसी का आवाज नहीं सुन रहा हूँ। कि कोई ये बता दे कि लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था?
उमर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आप में से कौन मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। और आप कहाँ हैं? आपका मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। हेलो। सर, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। आ रही है सर, आपकी आ रही आपकी है? आ रही है उमर, आपकी आवाज आ रही है। सर, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे सर की आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। नहीं, किसी को भी नहीं आ रही सर की आवाज। सर आप बोल ही नहीं रहे। लगता है उन्होंने माइक ऑफ कर दिया अपना। हमारा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यहाँ से वॉइस जवाब दे दे। सर, अब आ रही है आपकी आवाज। अभी आप उधर लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, जब मैं पूछता हूँ तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सर, अब आ रही है आवाज, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर, आपकी आवाज अब नहीं आ रही है। आपकी आवाज आती है थोड़ी सी, फिर आपकी आवाज खत्म हो जाती है। आप लोग कौन कौन मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप जरा यहाँ पे ये सर, सुनो मैं कर सुन रहे रहा ताकि हूँ मुझे वलीद। पता चले। सर आ रही है आपकी? सर, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, आप तीनों की आवाज मुझे आ रही, सर की भी सर, और आपकी आप दोनों आवाज की। अदनान बिल्कुल आपको, उमर मैं शहबाज को, और आपकी मुझे आ आवाज रही है वलीद शाह। सही 3 नहीं बंदों सुन को आ पा रही रहा है। हूँ, थोड़ा लाउड बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर आवाज का इशू है, नेटवर्क का इशू है, जिसकी वजह से आप आवाज चलो का ये बता प्रॉब्लम आ दे रहा या है। मैसेज में लिख दे कि हमने आखिरी टॉपिक कौन सा पढ़ा था। Any student tell me that which topic was discussed last time? सर सर्कुलर फ्लोज आपने पढ़ने के लिए दिया था। फिर क्या हुआ? आपने फिर कहा हम था लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा। लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा तो कितना पढ़ लिया, जरा आप उस पर रोशनी डाले। या कोई और स्टूडेंट डाले, जरूरी नहीं है कि आप ही जो है हर सवाल का जवाब दे। ये सबके लिए है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ये कहा कि सर्कुलर फ्लो जो था वो हमने पढ़ने के लिए दिया था, तो किस किसने पढ़ लिया? सिर्फ सर्कल फ्लो में सर हाउस होल्ड फर्म्स बिजनेसेस आते हैं सर, गवर्नमेंट आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वो जो फॉरेन सेक्टर होता है जिसपे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। बेसिकली सर्कल फ्लो जो है वो इनकम को एक्सप्लेन करता है कि मनी गुड्स और सर्विस वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज या डिफरेंट सेक्टर्स किस तरह मूव करती है। फिर उसके बाद इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं प्रोटेक्शन के, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल आ जाता है। इनकम्स के बारे में होती है, वेजेस, रेंट, और ये चीजें सब मेन। ठीक है। चूंकि ये टॉपिक भी सिलेबस का हिस्सा है, एक स्टूडेंट ने उस पर कुछ रोशनी डाली, तो बाकी स्टूडेंट भी कोशिश करें। बाकी जिसने पढ़ा है वो भी अपनी बात बता दे। सर बेसिक्स तो यही है ना कि सर्कुलर फ्लो के कि हाउ मनी फ्लोज बिटवीन वेरियस सेक्टर्स के जैसे आपने इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह लिखा था कि किस तरह पैसा डिफरेंट सेक्टर्स में पूरी इकोनॉमी में रन कर रहा है सर्कुलरिटी। जिस तरह अदनान ने बताया हमें कि वेरियस सेक्टर्स हैं, फर्म्स हो गए, हाउस होल्ड्स के लिहाज से हो गए, इसमें मार्केट्स भी आ सकते हैं, डिफरेंट मार्केट्स किस तरह इंटरेक्ट करती हैं सर्कुलर तरीके से। लेकिन मोस्टली वही है कि फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ गुड्स या सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स और सेक्टर्स एंड मार्केट्स। ठीक है, सही है। आप दोनों ने अच्छी बात की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस और आप इन दो स्टूडेंट्स के अलावा और स्टूडेंट जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है वो भी आपने अपनी पढ़ाई की रोशनी डाले। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है।
अच्छा सर हम इसको ये कह सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी, कि जैसे मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ तो मुझे तनख्वाह मिलती है, फिर मैं एक मिनट बात करें, जी मैंने अदनान कहा बात एक करो मिनट सर। बात करें ताकि सारे सुन सके। हाँ जी, शुरू करे एक बंदा। जी सर, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे तनख्वाह, उसकी तनख्वाह मिलती है, और फिर उस तनख्वाह से जो है मैं अपने घर का रेंट भी देता हूँ, उस तनख्वाह से मैं ग्रोसरीज भी करता हूँ, कुछ मैं अपनी सेविंग पे भी करता हूँ, कुछ मैं अपने पेरेंट्स की मेडिसिन पे खर्च करता हूँ, कुछ बच्चों की फी पे खर्च करता हूँ, कुछ सेविंग करता हूँ। तो जो मेरी मनी का जो सर्कुलेशन आता है उसको मैं इस तरह ले सकता हूँ इन लेमैन्स कॉन्टेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, सही है। और किसी की राय है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक टेबल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ये मैंने इसलिए डिस्प्ले किया था, अगर किसने ना भी पढ़ा हो वो यहाँ से हिंट लेके आप डिस्कशन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर है जो है वो है ठीक है, सेल गुड्स, प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, उसमें फॉरेन सेक्टर है, लोकल सेक्टर है। अच्छा, मुझे भी नहीं चलो शो रही सर। आपको भी किसको शो हो रही है वो बता दे सिर्फ। सर सर स्लाइड शो हो सर्कुलर रही है। फ्लो शो हो रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर और सर्कुलर फ्लो। लेकिन स्टक है सर। लेकिन वो चलो स्लाइड ठीक आगे है। मूव नहीं हो रही है। अच्छा, से नहीं मेरे सामने तो है। चलो वो आप लोग अभी सुन लीजिए, व्हाट्सएप पे जब शेयर कर लेंगे तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से सेल ऑफ गुड्स होता है, ठीक है, वो गुड्स जो है वो कहीं से उसके रॉ मटेरियल्स जो है वो परचेज किए जाते हैं, उस पर लेबर और बाकी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं, वही गुड्स जो है वो मार्केट में सेल होते हैं। ठीक है, फिर उसको और लोग जो है परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और यही लोग जिस तरह से फ्रेंड से बात की कि मैं सैलरी लेता हूँ, वो आपकी तनख्वाह या इनकम से ये वाली चीजें पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह से आप पूरे इकोनॉमी में बिजनेस पर्पस के लिए ये सर्कुलर मनी जो है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलेट होती है। ठीक है, इन द इकोनॉमी फॉर द बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, फॉर द बिजनेस पर्पसेस मीन्स कि कंज्यूमर तो इसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसको बतौर अर्निंग मनी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वही पैसे जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, और मजहबी लिहाज से सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मजहब में पैसे जमा करना और उसको घर में रखना ये नामुनासिब करार दिया गया है। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी पैसे जमा करे और घर में रखा करे तो उसे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं होती, और सर्कुलर फ्लो अगर मनी अगर ना हो तो उससे किसी भी इंसान को या इदारे को फायदा नहीं पहुंचता, बल्कि उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने पैसे ब्लॉक कर दिए। वो जो घर में जमा पूंजी कर रहा है, जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं या कंजूसी में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सर्कुलर मनी फ्लो ब्लॉक हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि गोल्ड के ऊपर जो है, सिल्वर के ऊपर ज़कात है। घर का जो सामान है उसकी भी कुछ वक्त काउंटिंग होती है, लेकिन जो सर्कुलर फ्लो में मनी है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। वो इसलिए कि वो ऑलरेडी इंसानों के फायदे में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी यही बात है कि यही पैसे जो है
ये पूरे मईशत में घूमते फिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज जो चीज़ें खरीदेंगे जिन नोटों से, अगर हम उसके नंबर नोट कर दे तो कोई गारंटी है कि यही नोट लाइफ टाइम में हमारे पास वापस आ जाए? एनी वन कमेंट्स? यानी आज हम जो पैसे खर्च कर रहे हो हैं, सकता है। हाँ पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट। वैसे आप लोग सर ये नोटों के नंबर जो है, ये नोटों के नंबर रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, कभी चेक तो कर ले। सर वो कब इन टर्म ऑफ बेनिफिट आ सकता है? लेट्स सपोज इफ मैं अपना टैक्स देता हूँ, इन टर्म ऑफ बेनिफिट, लेट्स सपोज फ्री ट्रांसपोर्ट या रोड बन रहा है, या उस फॉर्म में टैक्स के तौर पे हुकूमत मुझे वापस कर सकती है, या जो मैं पैसे बैंक में जमा करता हूँ इन टर्म ऑफ वही बैंक इंटरेस्ट देता है, और ये भी तो इन वापसी हो सकती है ना इस फॉर्म में? नहीं, कुछ मैं किसी और एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर यूटिलाइजिंग सर्विसेज, ये एक और बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नोट्स हमारे पास आ जाते हैं और वो नोट्स हम जब किसी और को देते हैं, क्या वही नोट लाइफ टाइम में हमारे पास वापस आ सकता है? अगर हम उसके नंबर जो है नोट्स करना शुरू कर दे, एक्सेल शीट में उसके नंबर लिखे और बाद में चेक करें, तो इज इट पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल अदनान जो है आपका क्लास में जो स्टूडेंट है, आज फॉर एग्जांपल वो 1000 रुपए का नोट जो है वो खर्च कर देता है, तो क्या वही नोट लाइफ टाइम में अदनान के पास वापस आ सकता है? नहीं मतलब पॉसिबल पॉसिबल है तो सर, है, आ सकता है। हाँ, लेकिन सर अगर आप पॉसिबल नोट पे कुछ लिखते हैं तो वो फिर वो भी तो सुनने में आया कि इलीगल है, अगर आप उसको चेक करने के लिए करें। नहीं, हम लीगल बात इलीगल नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, क्योंकि आप उसका करेंसी नंबर नोट नोट जो कर है, लें। मैंने सुना है, हाँ, मैं नंबर आई एम नोट नॉट कर श्योर ले, कि वो है कि नहीं। ठीक है ना? नहीं, ये एक बच्चे ने एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, उसको वापस मिला था, लेकिन ये है, हाँ ये भी पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो पैसे इनकम या बतौर तनहा जो नोट्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, क्या वही नोट हमारे पास वापस आ सकते हैं? इट इज हम सर्कुलर मनी की बात कर रहे हैं कि वो नोट जो है वो पता नहीं कि वो किन किन हाथों से गुजरा है जो हमारे पास आया है, और हमारे हमसे जाने के बाद वो किन किन हाथों से गुजरेगा, ठीक है? सही है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गुड्स है उसके कई किस्में होते हैं, ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी जो हम इकोनॉमिकली यूज करते हैं उसमें दो कंसेप्ट ज्यादातर जो है वो अप्लाई होते हैं। एक हम बहुत अरसे से सुनते हैं वैल्यू एडेड गुड्स, ठीक है। एक मिनट में आप लोगों को दोबारा शुरू करता हूँ, 2 मिनट में।
रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, ये एक ऑफिशियल कॉल आया था, एडमिशन का टाइम है तो मैंने रिसीव किया। अच्छा, तो वैल्यू एडिड गुड्स का हम बहुत नाम सुनते हैं। एनीवन, कोई बता सकते हैं? सॉरी सर, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरी असल में एक कॉल आ गई थी ऑफिशियल मेरी भी, तो मैं सुन नहीं चलो सका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है इकोनॉमिक्स की कोर्स पढ़ रहे हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स ठीक है। अप्लाइड टाइप। तो हम गुड्स का बहुत ज्यादा जिक्र करता है, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में वैल्यू एडिड गुड्स का बहुत जिक्र होता है, वैल्यू एडिड गुड्स। तो मैंने ये बात की अभी कि कोई स्टूडेंट इस पे कमेंट करना चाहते हैं कि व्हाट इज वैल्यू एडिड गुड्स? सर जो वैल्यू एडिड कोर्सेज होते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्हीं की सर आप बात कर रहे हैं ना? मैं वैल्यू एडिड गुड की बात कर रहा हूँ, तो पहले आप उसकी डिफिनेशन बता दें, फिर एग्जांपल दें। सर वैल्यू एडेड वो जिससे जैसे वैल्यू एडिशन होता है किसी एक चीज से, जैसे रॉ मटेरियल होता है, जैसे वीट कह लें कि वीट से हम रोटी भी बना सकते हैं, बिस्किट भी बना सकते हैं, या कॉटन ले ली तो उससे शर्ट भी बन गई, बेडशीट भी बन गई, समथिंग लाइक दैट। कि वो एक बेसिक प्रोडक्ट होती है, उस पे हम मैन्युफैक्चरिंग करके या एक्सपर्टीज डाल के उस वुड की उस रॉ मटेरियल को एक सेलेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सर बेसिकली अदनान भाई जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये एक ऐसा कोर्स हो सकता है एक्स्ट्रा एडिशनल, जिसके अंदर जो है वो जो हमारे होते हैं एडिशनल जो प्रोवाइड्स करते हैं उनकी नॉलेज प्रैक्टिकल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो सकती है इस कोर्स में। नहीं, वो बात तो ठीक है, वो तो कोर्स की बात है ना, वो आपने बहुत अच्छी बात की। अभी जिस तरह से वो अदनान ने जो बात शुरू की ना वैल्यू एडिड गुड्स की, तो हम वैल्यू एडिड गुड्स को कंटिन्यू रखते हैं, उसके मुतालिक आपको किया रहे हैं। सर वैल्यू एडेड गुड्स से मुराद ये है कि हम जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, गुड्स होती हैं, उनको हम प्रोसेस करके उनकी क्वालिटी और प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं और उनको फिर हम हायर प्राइसेस के ऊपर सेल करते हैं। दे मे बी कॉल्ड एज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ खुला दूध बिकता है, उस खुले दूध से हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत सारी बना सकते हैं, लाइक उसी की हम टेट्रा पैकेजिंग करके महंगा बेच सकते हैं, उसी से हम चीज़ बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, मार्जरीन बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच कैन बी सोल्ड एट वेरी हाई प्राइसेस, वैल्यू एडेड प्राइसेस। ठीक है, और किसी के कमेंट्स है या हम आगे चले? जैसे सर ईद, बड़ी ईद का एग्जांपल ये कर लें कि वो जानवर हम कुर्बान करते हैं और उसकी खाल जो है बेसिकली चली जाती है, वो खाल प्रोसेस्ड होकर लेदर में बनती है, लेदर से कोई उसकी जैकेट बनती है और जैकेट एक्सपोर्ट हो जाती है, वो पहनता कोई यूएस में कोई बंदा है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसकी वैल्यू इंक्रीज होती गई। ठीक है, सही है। और हैं किसी को कमेंट्स या हम आगे चले? सर जब रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें बेसिकली बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जिसमें वैल्यू ऐड होती चली जाती है, और फिनिश गुड जो होती है वो हमें फाइनल प्राइस या जो है जो एंड यूजर जो है हमें पे कर रहा होता है वो, तो ये
वैल्यू ऐड होने के बाद ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए जी, हम अभी जो जो डिस्कशन हुई उसमें एक स्टूडेंट ने क्वालिटी का जिक्र किया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप लोग बताए व्हाट इज क्वालिटी? देखिए, व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी बताते खुद क्या चीज है? क्वालिटी सर इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन जो एंड कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दे उसकी ज़रूरियात के मुताबिक, वो उस चीज़ की क्वालिटी है। और एक वो क्वालिटी है जो स्टैंडर्डाइज होती है। मसलन एक चीज़ है, अगर कोई चैंडिलियर है वो बहुत खूबसूरत है तो वो हर बंदे को खूबसूरत लगेगा बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली या स्पेसिफिक हो जाएं तो क्वालिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हो सकता है जो चीज़ मुझे पसंद हो वलीद साहब को पसंद ना हो, जो आपको पसंद हो वो किसी और को पसंद ना हो, तो वो फिर थोड़ी सी चेंज होती है क्वालिटी। लेकिन एक स्टैंडर्डाइज जो क्वालिटी है उसका मतलब वही होता है जो कि हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और वो मतलब दूसरों से डिफरेंट भी हो। आपने बातें तो बहुत अच्छी की, लेकिन अगर आप अपनी स्टेटमेंट को इस तरह रिवाइज करें कि इसमें क्वालिटी का लफ्ज इस्तेमाल ना हो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई और स्टूडेंट? ठीक है, बताइए द वर्ड क्वालिटी मीन्स। ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट इसको ऐसा डिफाइन करे कि उसके डिफिनीशन में क्वालिटी का लफ्ज इस्तेमाल ना हो। सर मेरे नज़दीक जो है वो क्वालिटी इस सेंस में कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करना, और वो जो वैल्यू ऐड की जाती है वो एंड यूज़र को सेटिस्फाई करे। जैसे अभी हमारे वो भाई ने पहले वो बताया कि वो एंड यूज़र को वो सेटिस्फाई करे, और वो मतलब ऐसे ना हो कि एक बंदे के लिए तो वो मतलब वो ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड ठीक है, और दूसरे को वो शायद वो पसंद ना आए, लेकिन उसको एक एज पर द एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, जिसके लिए काफ़ी डिफरेंट क्वालिटीज़ के जो हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं, और उसमें सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स भी हैं, ISO और दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि हम जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को एक वो जान सकें, एक पैमाना सेट कर लें कि ये जो चीज़ है वो एक वाकई ही अप टू द मार्क है फॉर द एंड यूज़र। तो अगर ये सारी चीज़ें उसमें एक प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें अगर पाई जाएं तो वो हम उसको चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो एक बिल्कुल इस चीज़ में सारी जो खसूसियात हैं वो क्वालिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, आपके नजदीक ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और क्वालिटी की जो लफ्जी मानी है वो है द डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, क्वालिटी लफ्ज की जो अपनी मानी है, इसकी मीनिंग जो है वो है द डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, दूसरा इसका जो डायमेंशन आया वो ये है कि क्वालिटी इज लिमिटेड टू ए पर्सन और प्लेस। ठीक है, यानी अब हो सकता है एक आदमी या एक मतलब स्टूडेंट मेल हो फीमेल हो, फॉर एग्जांपल उसको एक चीज पसंद है, दूसरे को वो पसंद नहीं है, तो इट इज क्वालिटी रेफर आर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अभी उसमें से एक स्टूडेंट ने एक और उसमें से एडिशन किया जिसने ISO का नाम इस्तेमाल किया। तो एनीवन नो ISO स्टैंड्स फॉर? आई थिंक सर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है सर। आप गलत हो गए इसका नाम देके, इससे बनता कुछ और है। सर मजीद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोबारा स्टैंडर्ड्स करो। सर। हाँ जी, दोबारा बता दे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। मामूली सी गलती की,
दोबारा देख लो जहां से देखा है। स्टैंडर्डाइजेशन सर। एग्जैक्टली। स्टैंडर्डाइजेशन सर। नहीं ठीक है, ऐसे आपकी नियत ठीक थी, लेकिन आपने चूंकि बताने में जल्दी की तो आपने जहां से देखना था वहां से आपने सही देख ना सके। कोई सर, बात मैं- नहीं, ठीक है, आपका सर जवाब मैं वो आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सर, ये एक ऐसा बैनुल अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इदारा है जो स्टैंडर्ड्स को और हर प्रोडक्ट की जो है वो खसूसियात को एक पैमाना सेट कर देता है कि ये जो फलां चीज़ है इसमें ये वाली खसूसियात, ये वाली उसमें जो है वो मतलब मौजूद होंगी, तो देन वी कैन कंसीडर कि ये एक जो चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो अप टू द मार्क है सर। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। कोई और स्टूडेंट की कमेंट्स हैं तो आगे चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब हम आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पर, ठीक है। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये वो गुड्स हैं जो ना रॉ मटेरियल्स होते हैं बादाम का और ना फिनिश गुड्स होते हैं। और इंटरमीडिएट गुड जो है मेजॉरिटी व्हीट और मिल्क बहुत ज्यादा यूज होता है इन दी डेली लाइफ, ठीक है। ठीक है, ये एक एग्जांपल्स है, फिर खुद पढ़ ले, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ वही पुराने बातें हैं, लेकिन उसको सिर्फ एक स्लाइड में दिखाया गया है फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें है जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, एनएनपी और एनपी, ठीक है। इसमें जो नया लफ्ज है वो है डिप्रिसिएशन। एनएनपी तो हम जीडीपी को भी पढ़ चुके हैं डिटेल में, जीएनपी, जीएनआई, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये होता है जीडीपी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एनएनपी, जीएनपी लेस डिप्रिसिएशन। तो एनीवन आप बता सकते हैं व्हाट इज डिप्रिसिएशन? व्हाट इज डिप्रिसिएशन? सर किसी भी चीज की कदर गिर जाना। आयशा वैसे थोड़ा ख्याल करो, आपका डिफिनीशन जो है वो बहुत ज्यादा लोगों पे अप्लाई होगा, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिनीशन बता दे। हाँ, बात आपने ठीक की, लेकिन चूंकि हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का जो डिफिनीशन होगा वो टेक्निकल और बहुत आला होना चाहिए। तो बेसिकली जो डिफिनीशन है जो हम जनरली पढ़ते हैं इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कास्ट अकाउंटिंग, ठीक है, या इंटरमीडिएट अकाउंटिंग अगर आप में से किसने पढ़ा हो, या एडवांस्ड अकाउंटिंग, तो तमाम अकाउंटिंग ब्रांच में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपने जो डिफिनीशन बताई तकरीबन इस तरह होती है। लेकिन इसकी जो सही डिफिनीशन है वो आप लोग, और टेक्निकल डिफिनीशन है वो आप लोग नोट कर दे। डिप्रिसिएशन इज a systematic allocation of an expense over the price of a fixed assets in the specific period of time, ठीक है, यानी it is an allocation of expense over the value of a fixed assets। डिप्रिसिएशन जो है वो कोई कैश एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, वो कोई पेमेंट एक्सपेंस नहीं है।
एलोकेशन ऑफ कास्ट हैं उसका कुछ हिस्सा हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। उस माइनस का मुराद ये है उसकी हिस्से का कि ये एसेट्स ऑलरेडी इस्तेमाल में है, अंडर द यूज है, तो यूज में आखिरकार ये जीरो पे चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इट इज द एलोकेशन ऑफ एन एक्सपेंस ओवर द कास्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स इन द गिवन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, किसी को समझ ना आया हो तो बता दे। सर आप ये कह रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम एक्सपेंसेस एलोकेट करते हैं उसकी वजह से जो ग्रेजुअल एसेट में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जी जी, ये कमी नहीं होती, हम एलोकेट करते हैं। जैसा कि कुछ इदारों का पॉलिसी है 5%, कुछ का 10%, कुछ का 7%, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज करते हैं हर अकाउंटिंग पीरियड में। जी सर, मतलब सर इन एक्चुअल ये एसेट में कमी आ रही होती है। देखिए ना, एसेट इस्तेमाल में होता है, तो जब इस्तेमाल में हो ना तो वो ग्रेजुअली उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, उसकी वारंटी का टाइम खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद टाइम पे टाइम से रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसमें आते हैं, ठीक है। तो चूंकि उसकी जो बुक वैल्यू है जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, तो बुक वैल्यू तो बरकरार रहती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एसेट लाइक फॉर एग्जांपल मशीनरी शामिल करें, देखें ना मशीनरी के जो वैल्यू है ये तो बुक वैल्यू तो जो अकाउंटिंग किताबों में दर्ज है वो तो बरकरार है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस के मुकाबले के लिए ज़रूरी होता है कि उसका कास्ट जो है, जो बुक वैल्यू है, जो अकाउंटिंग बुक में मेंशन है, उसको भी टाइम पे काम किया जाए। तो उसको काम करने के लिए एक कास्ट एलोकेशन होती है, लाइक 5%, 7%, 10%। तो उस परसेंटेज के लिहाज से उस एसेट्स की वैल्यू को जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करने के लिए उसे ये एलोकेटेड एक्सपेंस माइनस करते हैं, ठीक है। यानी मेरे कहने से मुराद है कि डिप्रिसिएशन जो है इट इज एन एलोकेटेड एक्सपेंस, क्योंकि ये कैश एक्सपेंस नहीं है, यानी हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सपेंस एलोकेट करके फिक्स्ड एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसको काम कर देते हैं। जी सर, ठीक है जी, समझ आ गई। जी जी, समझ शुक्र आ है, गई। अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस। आप लोगों ने सुना होगा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या डिफरेंस है? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में किसी एम्प्लॉय की सैलरी होगी या जो लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करें, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी हो गए जैसे बिजली के बिल हो गए, या वो सर्टन एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एचआर भी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, वो सारे एक्सपेंस जो उसको फैसिलिटेट करने के लिए लग रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। हाँ जी, ठीक है। और
सर ये जैसे अदनान भाई ने बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वही एक्सपेंसेस हैं जो कि एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में लगते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं लाइक कैरेज है, वो गुड स्पेसिफिक नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारी गुड्स जो है वो ले जाई जा सकती हैं, या इस तरह से जो सैलरीज हैं वो ज़ाहिर गुड्स या सर्विस स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरली हैं जो भी वो काम कर रहे हैं एक मंथ में उनको वो जो डिसाइडेड है उनको सैलरी दी जाती है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस सर इनडायरेक्ट होते हैं, उसमें गार्ड्स भी आ जाती है यानी सिक्योरिटी आ जाती है, उसमें अकाउंट्स आ जाते हैं, और जो डायरेक्ट हैं वो वही हैं जो कि हम किसी प्रॉफिट कमाने के लिए जो चीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये बना रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग हो गई, ठीक है, लिहाजा आप मेरी बात सुन ले। मैंने जो बात की वो इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस की थी, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस की नहीं थी। लेकिन चूंकि आप लोगों ने इसको छेड़ दिया तो सबसे पहले हम जो है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसकी डिफिनीशन इस तरह है कि हर वो एक्सपेंस जो कि किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन पार्ट जो है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 3 किस्म के एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। उसमें नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर, यानी वो लेबर जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर काम करे। तीसरा होता है फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस, यानी फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट है जहां प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो छोटे छोटे अखराजात हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, ठीक है, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में लोग एब्रीविएशन के तौर पे FOH लिखते हैं, ठीक है। तो लाइक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जी सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अभी सुन ले, अटेंटिव हो जाए ताकि आप लोगों की कंसेप्ट मिक्स ना हो। किसी भी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस को हम अकाउंटिंग के हिसाब से 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है फैक्ट्री ऑफिस या फैक्ट्री प्लांट, और एक होता है जनरल ऑफिस। यानी फैक्ट्री ऑफिस या फैक्ट्री प्लांट वो इलाका होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है। दूसरा होता है जनरल ऑफिस। जनरल ऑफिस ये है कि दफ्तर बने होते हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे होते हैं जो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से मामलात हैं जो वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मुराद है कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री ऑफिस या फैक्ट्री प्लांट के होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो जनरल टाइप होते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ जनरल ऑफिस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर और अदर इक्विपमेंट ऑफ द जनरल ऑफिस, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है जी। पहले बताएं ये वाला क्लियर हो या इसमें कोई जो है अफहाम है? मैं ये कह रहा हूं कि ये क्लियर हो गया।
जी सर। ठीक है, यानी जब हम स्पेशली कास्ट अकाउंटिंग मतलब का काम करते हैं या वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हम कास्ट को फ्लो करते हैं। वहाँ पे फैक्ट्री ऑफिस की कास्ट अलहदा एलोकेट होती है और जनरल ऑफिस की कास्ट अलहदा एलोकेट होती है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्सेस और डायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस। यानी इसको थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप लोग बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया जैसे एक मैंने बिस्किट का पैकेट लिया है उस पे भी टैक्स लग गया तो सेल्स टैक्स वगैरह इनडायरेक्ट होना आप चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सही बता दी, लेकिन डेफिनेशन नहीं बताई। direct tax is something which is I'm directly responsible to pay as an obligation, and indirect tax would be that would be imposed on me. आसान अल्फाज में बताया करें, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी भी शख्स पर लागू हो जाता है, लाइक इनकम टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है और वो टैक्स कस्टमर से लेते हैं। यानी अगर आप मचस भी खरीदे तो मचस के फैक्ट्री के ओनर ने जो टैक्स जमा किया है, सेल टैक्स, वो हमारी तरफ शिफ्ट कर दिया है। यानी इसका मतलब यह है इनडायरेक्ट टैक्स का कि वो टैक्स जो कि कंज्यूमर डायरेक्ट नहीं जमा करते, बल्कि कंज्यूमर फैक्ट्री ओनर के थ्रू जमा करते हैं। और डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली जमा करते हैं, उसमें फैक्ट्री ओनर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी। ओके। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इनएथिकल नहीं है वैसे? Just food for thought, sir. देखिए जी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और जहां पे भी दुनिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो तो वहां कैपिटलिस्ट ही फायदे में होते हैं, ठीक है। जी सर। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि कैपिटलिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरह है कि जी मैंने इंतहाई मेहनत की, मैंने फैक्ट्री बनाई, मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, मैंने इतनी कोशिशें की। अगर सदर अयूब साहब जो ओपन यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, अगर वो मेरे जैसे कोशिश कर लेता तो वो भी टीचर ना होता और सिर्फ तनख्वाह पे काम ना करता, बल्कि वो भी मेरी तरह फैक्ट्री बना लेता। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह है, ठीक है। तो इसलिए बाहर के इस पे आप लोग खुद सोचे, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमी हो, इस वक्त मेजॉरिटी जो में इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड में वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमेशा कैपिटलिस्ट ही फायदे में रहता है, ठीक है। और कंज्यूमर जो है तकरीबन ये कुर्बानी के बकरे होते हैं, ठीक है जी। जी सर। ठीक है, अभी आते हैं जीडीपी पे। बल्कि इस तरह का ये पोटेंशियल आप लोग खुद पढ़ ले, ठीक है, लेकिन ये कोर्स का हिस्सा है, पोटेंशियल ऑफ जीडीपी, ठीक है। अंडरस्टूड।